हेलो स्टूडेंट, दिस इज ज्योति पांडे और आज हम आपके सामने शुरू कर रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखिए, हम सभी ने इस चैप्टर का नाम सुना हुआ है, इस टॉपिक का नाम भी सुना है, क्योंकि अपनी केमिस्ट्री के सिलेबस के हिसाब से देखें तो ये टॉपिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में हम लोग आज कुछ बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इंपॉर्टेंट क्यों है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की थोड़ी सी हिस्ट्री और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी जरूरत क्या है हमको, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, 1932 के अंदर हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, जिसमें से एक साइंटिस्ट का नाम था हुंस और दूसरे का था मोलिगर। अभी हुंस और मोलिगर ने 1932 में हुंस एंड मोलिगर ने 1932 में ये थ्योरी हमको हमारे सामने प्रपोज की। ये थ्योरी हमें मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में, ऐसे कई सारी जानकारियां मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें देती है। सवाल ये था कि 1928 यानी कि 4 साल पहले एक और थ्योरी आई थी जिसका नाम था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पॉलिंग ने ये थ्योरी प्रपोज की और ये थ्योरी हमें किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में बहुत सी जानकारियां ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रही थी, जैसे उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बहुत सारी बातें वो थ्योरी हमको बताती है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ये सब बातें हमें ऑलरेडी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पता लग रही थी। काफी ज्यादा सक्सेसफुल थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रही थी, आज भी सक्सेसफुल है बहुत सारे पर्सपेक्टिव से। हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज करते हैं बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करने के लिए। हमारे पास ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड सक्सेसफुल थ्योरी थी, फिर हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जरूरत क्या पड़ी? तो कहीं ना कहीं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ड्रॉबैक्स रही होंगी, कहीं ना कहीं लिमिटेशंस रही होंगी। तो हम लोग समझने जा रहे हैं सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की उन लिमिटेशंस के बारे में, क्योंकि जब तक हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस नहीं समझ में आएंगी तब तक हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आएगी। तो हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 1932 में ये थ्योरी हमारे सामने है। अब बात कर रहे हैं सबसे पहले इस थ्योरी की, जो कि शुरू होगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए, ऐसे तो अगर हम लोग बात करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कई सारी लिमिटेशंस हैं, लेकिन हम यहाँ पर सभी तरह की लिमिटेशंस की बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर 2-3 लिमिटेशंस की बात करेंगे, जहां से हमको एक्चुअली में एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोग क्यों यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन की बात करते हैं, और वो लिमिटेशन आती है मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखिए, अगर मैग्नेटिक बिहेवियर की हम लोग बात करें तो मैग्नेटिक बिहेवियर में जनरली हम लोग दो टर्म्स की बात करते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर कई तरह के होते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, डायमैग्नेटिक बिहेवियर, फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर, फेरीमैग्नेटिक बिहेवियर, एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर, ये सारे मैग्नेटिक बिहेवियर्स हैं। पर जनरली जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के साथ अट्रैक्शन या रिपल्शन की बात करते हैं, हम यहाँ पर दो तरह के मैग्नेटिक बिहेवियर को जनरली पढ़ते हैं, जिसमें पहला है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर और दूसरा है डायमैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब ये होता है कि कोई मॉलिक्यूल मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाए, और डायमैग्नेटिक का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल है ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल हो रहा है। आप किसी मॉलिक्यूल में कैसे बताएंगे कि मैग्नेटिक बिहेवियर उसका क्या है? तो ये डिपेंड करता है कि उस मॉलिक्यूल के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा। अब O2 की बात करते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं कि अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्चुअल में व्हाट इज द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, और उसके बाद समझते हैं कि लिमिटेशन कैसे आई इसकी। तो देखिए, हमारे पास O2 मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन एटम की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन एटम एटॉमिक नंबर क्या है जी इसका? 8, सभी को मालूम है ये बात। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं जरा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p4।
अब O2 मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास 2 ऑक्सीजन के एटम है, दूसरा ऑक्सीजन का एटम भी ले लेते हैं, सेम ही एटम है, सेम एटॉमिक नंबर होगा और सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो हमने यहाँ पर 2 एटम दिए और दोनों की कॉन्फ़िगरेशन हमने की। जरा इसमें जो हमारे पास सबसे आखिरी ऑर्बिटल है 2p, इसके इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 2 3 4। यहाँ पर भी देखें तो इधर भी हमारे पास 1 2 3 4, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर फिल किए। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हमने फिल किए हैं, इसमें जरा बॉन्डिंग की बात करते हैं। तो एक बात बताइए, जब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स भी ओवरलैप करेंगे। भाई ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट और हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट ये तो वीबीटी से ही आया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप करेंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप करेंगे? तो वीबीटी का तो ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी दो आपके ऑर्बिटल है उसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। इसका मतलब ये इसके साथ ओवरलैप करके पेयर्ड हो जाएगा, ये इसके साथ ओवरलैप करके पेयर्ड हो जाएगा। तो हमारे पास अब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा नहीं अगर दोनों ऑक्सीजन के एटम आपस में ओवरलैप कर जाते हैं तो। ठीक, इसका मतलब हमारे पास अब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट और अकॉर्डिंग टू वीबीटी, द मैग्नेटिक नेचर ऑफ O2 मॉलिक्यूल इज एक्चुअली डायमैग्नेटिक। ठीक है, क्योंकि सभी क्या है, पेयर्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वीबीटी के अकॉर्डिंग जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है यानी O2, इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो एक्चुअली में डायमैग्नेटिक बिहेवियर है, ये पैरामैग्नेटिक नहीं है। लेकिन अब यहां पर समस्या क्या आई? समस्या ये आई कि हमें ये डायमैग्नेटिक लग रहा है वीबीटी के अकॉर्डिंग, बट जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपीरियंस किया गया, जब वहां देखा गया तो मैग्नेटिक बिहेवियर O2 का कुछ अलग ही था। O2 मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक बिहेवियर दिखा ही नहीं रहा था, ये दिखाता था पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। और जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि पॉलिंग से पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि पॉलिंग अकॉर्डिंग टू इट्स थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, इस मैग्नेटिक नेचर ऑफ O2 मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नाउ दिस वाज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। ठीक, तो इसका मतलब हमारे पास जो पहली लिमिटेशन वीबीटी की आती है वो क्या है? वो ये है कि वीबीटी could not explain the paramagnetic behavior of O2 molecule। ये इसकी पहली लिमिटेशन। लिमिटेशंस यहाँ पर खत्म नहीं होती, लिमिटेशंस आगे भी। तो हम लोग अगले लिमिटेशन की बात करते हैं और क्या क्या लिमिटेशंस इसकी हैं, क्योंकि एक कमी से किसी थ्योरी को पूरी तरह से नकार देना ये तो संभव नहीं है। केमिस्ट्री वैसे भी एक्सेप्शंस का खेल है, तो अगर कोई एक आध चीज इधर उधर हो जाती है तो हम कह देते हैं एक्सेप्शंस। पर समस्या यह है कि ये एक आध चीजों में नहीं हो रहा, हमारे पास भांति भांति की तरह तरह की यहाँ पर लिमिटेशंस आई। तो कुछ और लिमिटेशंस की बात करते हैं। अगली लिमिटेशन देखते हैं क्या है। देखिए, अगली जो लिमिटेशन यहाँ पर आती है वो आती है फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर की। आप समझो क्या है। देखिए, जो सेकंड लिमिटेशन हम बात करेंगे वो है फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। एक्चुअली वीबीटी फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को भी एक्सप्लेन नहीं करता, कुड नॉट एक्सप्लेन द फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं करता। देखो, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर पढ़ने से पहले जिन भी बच्चों को ये जानकारी नहीं है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। देखो, बॉन्ड ऑर्डर क्या है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में हमको नेचुरली मिलता है। ठीक, एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में N2 की फॉर्म में मिलेगा। इसका मतलब 2 नाइट्रोजन आइटम आपस में जुड़े हुए हैं, तो जब 2 नाइट्रोजन आइटम आपस में जुड़ेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेंगे। ठीक, इसका मतलब नाइट्रोजन के इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 3 हो गया। अगर O2 की बात करें, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। अगर हाइड्रोजन की बात करें H2 मॉलिक्यूल की, तो दोनों हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया जी? 1 हो गया।
तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, कैसा कह सकते हैं कि भाई जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, वो उस मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर को दर्शाता है, ठीक, कि बॉन्ड्स कितने हैं। अब मान लो किसी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है 2.5, 2.5, या किसी में आ जाता है 1.5, तो भाई इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब है कि 1.5 इलेक्ट्रॉन, देखो अगर सिंगल बॉन्ड है, समझना ध्यान से, अगर मान लीजिए कि सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है कि 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। यहाँ पर देखा जाए तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 होगा। भाई अगर किसी मॉलिक्यूल के बीच में 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया, किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 2.5, अब इसका क्या मतलब होगा, 2.5 को आप क्या मानोगे, 2.5 को आप यहाँ पर 2.5 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या 3.5 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ऐसा तो नहीं मान सकते। तो फ्रैक्शन बॉन्ड ऑर्डर का क्या मतलब है, हमें ये बात समझनी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लें मॉलिक्यूल का O3, जिसको हम कहते हैं ओजोन, ठीक है, O3 क्या है, दिस इज ओजोन। अब ओजोन की अगर हम बात करें तो ओजोन जो है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाता है, रेजोनेंस दिखाएगा भाई, और रेजोनेंस दिखाएगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाएगा। हम इसकी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर देखें तो इसकी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह की हो जाती है, ठीक। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो जब बॉन्ड ऑर्डर इस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हम लोग निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका होता है कि आप किसी भी 2 एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट कर लो। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 3 एटम है, तो मैंने किसी भी 2 एटम मतलब पहले और दूसरे ऑक्सीजन के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट किए, जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सब में काउंट करने, जैसे कि 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो टोटल बॉन्ड कितने बने 3। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है 1, 2, हाइब्रिड स्ट्रक्चर की हम बात नहीं करते, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है 2, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1.5। ये फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर है। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोई बात नहीं करता। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि भाई साहब कम से कम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो हो जो आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बनाए, आधे इलेक्ट्रॉन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वहां पर। तो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होता है कुछ मॉलिक्यूल्स में जैसे O3 में, लेकिन ये फ्रैक्शन बॉन्ड ऑर्डर आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, ये इसकी सेकंड लिमिटेशन है, ठीक। तो हमको ये बात ध्यान रखनी है कि जो सेकंड लिमिटेशन है वो क्या है, वो है फ्रैक्शन बॉन्ड ऑर्डर की, कि फ्रैक्शन बॉन्ड ऑर्डर के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोई बात नहीं करता है। लिमिटेशंस यहां पर खत्म नहीं होती, एक लिमिटेशंस की और बात करते हैं, चलिए ठीक है, एक और लिमिटेशंस की बात करते हैं। इसकी जो थर्ड लिमिटेशन है वो हम कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है NO, अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जब बॉन्ड बनाओगे, ऑक्सीजन को देखो 2 बॉन्ड की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यहाँ पर 2 बॉन्ड बनते हैं, एक और बॉन्ड यहाँ पर बनता है, लेकिन इस बॉन्ड में और बाकी बॉन्ड्स में जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है, जबकि बाकी सभी बॉन्ड्स के अंदर दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें बचे हुए लोन पेयर्स की, तो ऑक्सीजन ऑलरेडी अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो यहाँ पर एक लोन पेयर और यहाँ पर एक लोन पेयर बच जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉन्ड बना वो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना, या हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। और इस तरह के बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट की या इस तरह के ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट की बात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं करती। तो अभी तक हमने टोटल 3 लिमिटेशंस यहाँ पर पढ़ी, एक बार रिवाइज करते हैं कौन कौन से लिमिटेशंस हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी O2 मॉलिक्यूल के पैरामैग्नेटिक नेचर के बारे में कोई बात नहीं करता, फर्स्ट थिंग। द सेकेंड वन कि अगर किसी मॉलिक्यूल में कभी फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आ जाए, जो कि आता है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर O3 मॉलिक्यूल में एक्सप्लेन किया, ओजोन में अगर कहीं पर फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है तो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट के द्वारा, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का है वो इस बारे में कोई बात नहीं करता। और इसके अलावा अगर किसी मॉलिक्यूल में, जैसे कि हमारे पास NO मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में 3 इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग किस तरह से हो रही है, बॉन्ड किस तरीके से बन रहे हैं, इसके बारे में भी कोई बात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं करता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस है। अब इन्हीं लिमिटेशंस का सॉल्यूशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।
सॉल्यूशन क्यों है उसके लिए हमको बेसिक डिफरेंस समझना पड़ेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। देखिए मैंने आपको यहाँ पर 3 लिमिटेशन बताई है, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ये 3 लिमिटेशंस नहीं है। जब हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को और आगे पढ़ते हैं, आप जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, वहां पर भी आपको ये देखने को मिलेगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बहुत सारी लिमिटेशंस आ रही हैं। ये लिमिटेशन आने के कई रीजन है, और सबसे महत्वपूर्ण रीजन जो यहाँ पर है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो यहाँ पर है, वो है इलेक्ट्रॉन का नेचर। देखिए अल्टीमेटली अगर हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्चुअली 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। पहला ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन होती है और उसके बाद ओवरलैपिंग होती है और उसके बाद कोई बॉन्ड बनता है और उसके बाद कोई मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इसका मतलब जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रही है वो ओवरलैपिंग से हो रही है। ओवरलैपिंग किसकी होगी? ओवरलैपिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि ओवरलैपिंग किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है वो ये डिसाइड करेगा कि ये जो बनने वाला मॉलिक्यूल है, ये बनने वाला जो बॉन्ड है, वो किस तरीके का बॉन्ड बने। अभी तक जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात कर रहे थे, हम इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसीडर नहीं करते थे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की खास बात यही है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस बात को डिनाई नहीं करती है कि ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर होगा, लेकिन वो इस बात को भी एक्सेप्ट करती है कि यहां पर जब इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप करेंगे तो वो एज अ वेव ओवरलैप करेंगे, यानी कि वेव ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या मैं ऐसा कह सकती हूं कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हुए ओवरलैपिंग की बात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में की जाती है। तो ये पॉइंट हमको यहाँ पर इंपॉर्टेंटली समझना है, क्योंकि यही ऐसा पॉइंट है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को बाकी थ्योरी से अलग और इंपॉर्टेंट बना देता है। तो हम ध्यान रखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंसीडर्स इलेक्ट्रॉन्स overlapping as a wave। इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग एज अ वेव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंसीडर करती है। तो यहां से हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ेंगे। अब अगर हम लोग वेव्स की बात करें, आप लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं एज अ वेव, तो वेव 2 तरीके से चलती है। वेव सेम फेज में भी चल सकती है, वेव डिफरेंट फेज में भी चल सकती है। ठीक, जब भी हम लोग वेव नेचर की बात करते हैं तो वेव कॉन्सेप्ट में हम लोग 2 फिनोमेना की बात करते हैं, पहला इंटरफेरेंस और दूसरा डिफ्रैक्शन। तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को वेव मान रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि ये वेव्स आपस में ओवरलैप भी करेंगे, तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर इंटरफेरेंस का फिनोमेना होगा। जब वेव्स मूव करेंगी तो वेव्स के अपने फेजेस होंगे मूव करने के। वेव हो सकता है कि सेम फेज में मूव करे, वेव हो सकता है कि डिफरेंट फेज में मूव करे। अगर वेव्स जो है वो सेम फेज में मूव करती हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएंगी, लेकिन अगर वो डिफरेंट फेज में मूव करने लगेंगी तो फिर वो वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करती है। हम इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, जिसको हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। तो शुरू करते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वेव्स की। तो जब वेव्स प्रोपेगेट करती हैं या वेव्स चलती हैं तो एक्चुअली 2 फेज में चलती हैं, या तो सेम फेज में चलेंगी या तो ऑपोजिट फेज में चलेंगी। अगर वेव्स सेम फेज में चल रही हैं और ओवरलैप कर जाती हैं तो इस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। इट विल राइज टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वहीं पर अगर ऑपोजिट फेजेस में वेव्स मूव करती हैं तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इलेक्ट्रॉन वेव नेचर दिखा रहा है, 2 तरह के इंटरफेरेंस दिखा रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलिए आगे बात करते हैं इन दोनों इंटरफेरेंस की। साथ ही बात करते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बेसिक लाइन है जो अपने दिमाग में रखकर हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, और वो ये है कि भाई हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को कंसिडर कर रहे हैं, और ये जो वेव नेचर होगा, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक्चुअली हम एक टर्मिनोलॉजी से डिफाइन करेंगे और वो टर्मिनोलॉजी है साइन। ठीक है, इसका ये सिंबल है, ये वेव कैरेक्टर को डिफाइन करती है। तो जरा यहां पर वेव के इंटरफेरेंस की बात करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो अलग अलग एटम हैं, दो अलग अलग एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, एज अ वेव ओवरलैप कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि हम लोगों ने एक एटम ए लिया, ये इसके वेव्स है, और एक एटम बी है, उसकी भी वेव है। और जब मैंने इस तरीके से बनाई तो फिर मैंने इस तरीके से इसको बनाने का मतलब है कि ये सेम फेज में चल रही है, दोनों वेव्स जो है वो सेम फेज में चल रही है। ठीक है, ये दो अलग अलग एटम्स की वेव है और ये सेम फेज में चल रही है। जब ये सेम फेज में चलेंगी तो अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज करेगी, और यहाँ पर फॉर्मेशन होगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को जब भी नोट करूंगी तो कुछ इस तरीके से नोट करूंगी, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इसका अगर वेव फंक्शन हम लोग देखें तो वेव फंक्शन आप साई ए लिख सकते हो, ये साई बी लिख सकते हो। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो ये जुड़ जाएगा साई ए प्लस साई बी। ये हमारे पास सेम फेज में मूव करने वाली वेव्स का इंटरफेरेंस है, किस तरह से ओवरलैप करता है। लेकिन यहीं पर अगर वेव जो है ऑपोजिट फेजेस में मूव करने लग जाए, इस केस में आप इसको किस तरह से दिखाएंगे? तो मान लीजिए कि हमारे पास ये वेव है साई ए, और ऑपोजिट फेज में आप फेजेस को कुछ इस तरह से बदलते, इसका वेव फंक्शन हम लोग साई बी मानेंगे। और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी डिक्रीज होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई जाएगा। वेव फंक्शन अगर हमको डिनोट करना हो तो साई ए माइनस साई बी, इस तरह से आप डिनोट कर सकते हैं। अब यहां से दो बातें हमको समझ में आती है। पहला, अगर वेव्स आपकी सेम फेज में मूव कर रही है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अगर ऑपोजिट फेज में मूव कर रही है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इस केस में होगा अट्रैक्शन और इस केस में होगा रिपल्शन। ठीक, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी क्योंकि पास में आ रहे हैं एटम, जब एटम पास में आएंगे तो न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन की मात्रा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। यहां पर रिपल्शन हो रहा है, दूर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो न्यूक्लियस के आसपास होगी वो यहाँ पर घट जाएगी। अब जब चैप्टर हम लोग ये शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग, हम लोग तभी जानते हैं कि जब भी एटम पास आते हैं तो उनमें से एनर्जी बाहर निकलती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बनने वाली इस वेव की बात करें तो इसकी जो एनर्जी होगी वो बाकियों से, मतलब जो इनिशियल वेव थी उनसे कम होगी, क्योंकि अट्रैक्शन से बनी है। अट्रैक्शन के दौरान एनर्जी बाहर निकली होगी तो इसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। जबकि यहां पर बात करें तो ये रिपल्शन का केस है, यहां पर एनर्जी बढ़ेगी। तो हमें एक बात समझ में आती कि इनसे जो बनने वाली वेव है उसकी एनर्जी कम होगी और इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ये जो हमारे पास इस इंटरफेरेंस से ऑर्बिटल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वहीं पर इस इंटरफेरेंस से बनने वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। तो अगर हम इन सबको कंसाइज करें तो हमको यहां पर एक बात समझ आएगी कि अपने पास दो तरह के फेजेस थे। वेव्स सेम फेज से मूव कर रही थी, वेव्स डिफरेंट ऑपोजिट फेज से मूव कर सकती है। और इन मूवमेंट से फर्क क्या पड़ा? तो फर्क ये पड़ा कि अगर वेव्स सेम फेज में मूव कर रही हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अगर ऑपोजिट फेज से मूव कर रही हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के दौरान जो एटम है उनके बीच में अट्रैक्शन देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस इंक्रीज कर जाती है। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहां पर बनेगा उसको आप बोलोगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसकी जो एनर्जी होगी वो इनिशियल ऑर्बिटल से, एटॉमिक ऑर्बिटल से कम। वहीं पर अगर ऑपोजिट फेज की बात करें तो हमने कहा यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, रिपल्शन का केस है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अराउंड द न्यूक्लियस वो आपकी डिक्रीज कर जाएगी। बनने वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा, और इसकी जो एनर्जी होगी वो पहले वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी।
ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलें तो हम जब ओवरलैपिंग दिखाते हैं, ये हमने यहाँ पर एक एनर्जी डायग्राम बनाया, हमारे पास इनिशियली ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, इनकी वजह से दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक जिसकी एनर्जी कम होगी, एक जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो जिसकी एनर्जी कम है ये हमने नीचे बनाया है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो हमने ऊपर बनाया है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये एनर्जी का डायग्राम है और ये हम यहां से बता सकते हैं, हमने पहले ही कहा कि जब ऑपोजिट फेस में होंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। यही रीजन है कि हमने इसे ऊपर की तरफ बनाया। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के दौरान जो वेव फंक्शन है उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के दौरान वेव फंक्शन को कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है। इसको हम साई ए बोलेंगे और इसको हम साई बी बोलेंगे। बेसिक रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का इस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर एक बात और समझ में आती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमको ये कहती है, जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स की बात करेगी तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये बताती है कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिसको आप कहते हैं। वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उन सबकी एनर्जी एक जैसी होगी। जबकि यहां पर अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तो ये कहती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, लेकिन उनकी एनर्जी एक जैसी नहीं होगी, सेम नहीं होगी, एक एनर्जी कम और एक एनर्जी ज्यादा होगी। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इनकी जो इनका बेसिक आइडिया था उसकी वजह से ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर बदल, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी। जैसे आप एनर्जी बदलोगे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी कंप्लीटली, क्योंकि आर्फो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं तो इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पर फिलिंग बदलेगी, बॉन्ड ऑर्डर बदलेगा, स्टेबिलिटी बदलेगी। ये सभी कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से थोड़े से अलग होंगे। तो इनके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।